भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविधता में एकता देखने को मिलती है। यहाँ के धर्म, यहाँ के त्योहार, यहाँ की संस्कृति का अलग ही महत्व है और एक ऐसा ही त्योहार आज हम मना रहे हैं महावीर जयंती के रूप में। सबसे पहले सभी दर्शकों को महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। महावीर जयंती भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। जैन धर्म के सबसे बड़े गुरु वो माने जाते रहे हैं। हालांकि राजस्थान के अगर संदर्भ में बात करें तो यहाँ की संस्कृति और स्थापत्य कला में भी जैन धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे बात हो दिलवाड़ा जैन मंदिर की, रणकपुर के जैन मंदिरों की या फिर शेखावटी की हवेलियों की, वहाँ पर भगवान महावीर की याद साफ दिखाई देती है। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता माथुर। दूरदर्शन राजस्थान के रंग रंगीले जीवंत कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। मैं प्रणय भारद्वाज, मेरी ओर से भी आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में भगवान महावीर जी की जयंती है, जिन्होंने सत्य अहिंसा का संदेश दिया। और सत्य अहिंसा के मार्ग पर यदि कोई इंसान चलता है तो आज के आधुनिक जीवन में उसके मन में जो भी उद्वेलन है वो शांत हो जाता है। जब उद्वेलन शांत होता है तो मन में कलात्मकता जन्म लेती है। जहाँ कलात्मकता जन्म लेती है वहाँ सृजन होता है, और जहाँ सृजन होता है वहाँ प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज भगवान महावीर जी की जयंती पर हम आने वाली पीढ़ी को सत्य और अहिंसा का संदेश साधने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। और इसीलिए आज के इस शुभ अवसर पर भगवान महावीर जी के संदेश को बताने के लिए और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें क्या हासिल हो सकता है उस बारे में बात करने के लिए एक ऐसे ही अतिथि अर्पिता हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम आइए उनसे मिलते हैं, अपने दर्शकों के साथ हमारे बीच मौजूद हैं क्षेत्रीय निदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन भारत डॉक्टर भुवनेश जैन साहब। बहुत बहुत आपका अभिनंदन भुवनेश जैन साहब, आप अलबेलो राजस्थान में पधारे हैं। बिल्कुल डॉक्टर भुवनेश जी, सबसे पहले महावीर जयंती के उपलक्ष्य में ही हम बात करना चाहते हैं। बहुत बड़ा त्यौहार हम मना रहे हैं आज के समय में, तो भगवान महावीर जयंती की क्या महत्वता है और भगवान महावीर के जो पंचशील सिद्धांत हम शुरू से पढ़ते आए हैं उनका क्या महत्व है? महावीर जयंती का जो दिन है तो वाकई न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए वरन दुनिया में वो तमाम लोग जो इस दुनिया को बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन सब के लिए आज खास दिन है जी। क्योंकि महावीर जी का जो संदेश है हम सब में ऊर्जा भर देने वाला दिन है, प्रकाश से भर देने वाला दिन है, प्रकाश दिखाने वाला दिन है। तो ऐसे में महावीर जयंती जी का आज जो खास अहम जो है दिन है हम सभी के लिए। और उनकी जो 5 महावर्त हैं, 5 सिद्धांत हैं, 5 पंचशील सिद्धांत हैं, वो यदि जीवन में अपना लिया जाए तो ये दुनिया में जितनी भी मारकाट, लड़ाइयाँ, अशांति और आपस के अंदर द्वंद्व और जिस प्रकार का एक वातावरण घर परिवार से लेके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देखते हैं, उससे व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है, दुनिया को उससे मुक्ति मिल सकती है। और ये जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 ऐसे सिद्धांत है जैसे कि व्यक्ति को अपने को नियंत्रित करने का, संयमित करने का, जीवन के सच्चे रास्ते पर चलने का, ईर्ष्या, मोह, लोभ, मोह माया से दूर होने का एक हमें एक अच्छा रास्ता मिल जाता है, एक तरीका मिल जाता है। और वो उस तरीकों को स्वीकार करना हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, तभी हम दुनिया को, व्यक्ति को, परिवार को अच्छा बना पाएंगे। जी। अब आप देखिएगा कि हम जब घर परिवार के अंदर, समाज के अंदर असत्य का सहारा लेते हैं या हम लोग मन वचन कर्म से हिंसा करते हैं जी, हम जरूर से ज्यादा चीजों का संग्रह करते हैं, संयमित जीवन नहीं जीते हैं, तो ऐसे में ये सारी बातें हमें असभ्यता की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल सही कहा। हमें गैर मनुष्यता की तरफ लेके जाती है और हम लोगों को अशांति की तरफ लेके जाती है, हमें एक भेद भाव वाले समाज की तरफ लेके जाती है। और वही 5 महावर्त को हम अपना लें तो समाज के अंदर भेद खत्म हो जाए, बहुत सही, असमानताएं खत्म हो जाए, प्रेम और मैत्री की नदियां बहने लग जाए। तो ऐसे में ये जो 5 महावर्त हैं, जीवन को सुकून देने वाले, जीवन को निर्मल बनाने वाले, जीवन को एक ताकत देने वाले और अच्छा समाज बनाने के लिए मदद करता है। तो ऐसे में ये आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि हम इसके जरिए बेहतर समाज का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण कैसे कर सकते हैं। जी जी जी। जैन साहब, आपने अभी 5 मूल सिद्धांतों की बात की और आपने और मैंने मिल करके मन में जो उद्वेलन चल रहा है, जो अशांति हमारे चारों ओर व्याप्त है,
उस बारे में भी बात की। जी। तो ऐसा क्यों है कि हमें ये जो 5 सिद्धांत हैं इन्हें साधने में समय लगता है, हम साध नहीं पाते हैं, जबकि जो आसपास अशांति है उसमें पहले चले जाते हैं? अब ये सारा का सारा जो मुझे लगता है कि हमारी जो शिक्षा दीक्षा है जी, हमारा जिस वातावरण हम लोग पैदा होते हैं जी, तो उस समय उन चीज़ों का शुरू से ही यदि बच्चों के साथ उन मूल्यों के साथ जोड़ने का काम किया जाए, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने में उनको मदद की जाए, जी जीवन को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो सुचिता है उसको बनाने के लिए बात की जाए, और कैसे अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को बिना किसी से तुलना किए हम कैसे जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं अपने को बेहतर करते हुए। जी, तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं एक गैप है कि उन मूल्यों के का और उस मूल्यों को अपनाने के बीच का, जी, कि उस वजह से ये सारा का सारा संकट खड़ा होता है। जब संकट खड़ा होता है तब पांच महाभारत वो याद आते हैं, तब ध्यान याद आता है। हाँ। तब उस सारी पद्धतियों से जुड़ने की बात जो है समझने लगता है, जी। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम क्षमा याचना करते हैं कि यदि कोई त्रुटि मुझसे हुई तो क्षमा कीजिएगा। जी, जी, जी। बिल्कुल डॉक्टर भुवनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज के दौर में बच्चों और युवाओं में भगवान महावीर के जो उपदेश और सिद्धांत हैं काफ़ी प्रेरणादायक साबित हो सकते हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा प्रेरणादायक प्रसंग आपको याद है भगवान महावीर स्वामी जी का जो आप साझा करना चाहते हैं हम सभी से? भगवान महावीर जी की दो कहानियाँ खासतौर से बहुत ही लोकप्रिय हैं। जी। महावीर जी शिष्यों के बीच में बैठे हुए थे। हाँ। तो एक शिष्य ने कहा कि भाई बर्बादी का सबसे रास्ता क्या है? तो महावीर जी ने सभी शिष्यों से पूछा, भाई आप लोग क्या सोचते हैं? तो सबने वही कि लोभ, मोह, माया, काम, वासना, ये सारी चीजें हैं तो जिससे व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। जी। तो फिर महावीर जी ने कहा कि इससे बर्बाद हो जाता है। मेरा कमंडल है, यदि मैं उसको नदी में उतार दूं तो क्या ये कमंडल क्या नदी में डूब जाएगा? तो शिष्यों ने कहा कि यदि इसकी बनावट ढंग से बनी हुई होगी तो ये तर जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। हाँ। तो महावीर जी ने कहा इसमें एक छोटा छेद कर दूं तो? हाँ। कि वो धीरे धीरे डूबेगा। हाँ। और बड़ा छेद कर दूं तो कि वो जल्दी डूब जाएगा, लेकिन डूबना तय है। हाँ। तो फिर महावीर जी ने कहा कि जीवन में तनिक भर की भी लोभ, लालच और किसी प्रकार की भी बुराई आपके अंदर है तो अल्टीमेटली वो आपको डुबाने का ही काम करेगी, आपको बर्बाद होने का भी काम करेगी। तो ऐसे में हम लोग सॉरी तो ऐसे में हम लोग किसी भी प्रकार की ऐसी बुराइयां जिससे कि व्यक्ति बर्बाद होता हो, डूब जाए, तो पूरी सहमति के साथ में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ताकि हम लोग बेहतर ढंग से जी सकें और डूबने का, बर्बाद होने का हमें कोई भी मौका न मिले। जी जी। इसी प्रकार एक राजा की भी कहानी बताते हैं। जी, बताइए। कि राजा जी जो है हर रोज प्रवचन सुनने के लिए आते थे। तो चूंकि धनी थे, धनी के साथ में घमंड भी था, अहंकार भी था, तो हर रोज वो आते हैं और साथ में धन और रत्न लेके आते। तो महावीर जी हर समय यही कहते, गिरा दो। एक दिन, 2 दिन, कई दिन इस तरह का चलता रहा। तो राजा को बड़ा वो लगा कि यार मैं हर बार लेके जाता हूँ और भगवान जो है इसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने मंत्री जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस बार फूल लेके जाइएगा। जी। तो उन्होंन्होंने कहा फूल भी गिरा दिया, उनका गिरा दो। हाँ। अब राजा जी के समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर मंत्री जी से पूछा क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इस बार बिना कुछ लिए आप जाइए आप। अच्छा। तो इस बार उन्होंने महावीर जी के प्रवचन में गए और बिना कुछ लेकर गए वो। तो महावीर जी ने कहा कि अब वो राजा जी बोलते कि अब मैं कुछ इस बार तो कुछ लाया नहीं, अब मैं क्या गिराऊं? तो उन्होंने कहा आप अपने आप खुद को गिरा दो। वाह वाह। तो उस गिराने के पीछे था कि तुम्हारे में जो अहंकार है उसे गिरा दो, उस अहंकार को आप गिरा दीजिएगा। तो ऐसे में नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग किसी प्रकार के घमंड में, किसी प्रकार के अहंकार में न जिए और हम लोगों को निर्मल भाव से जीने की हमें कोशिश करनी चाहिए। झूठ और फेरब के साथ हमें नहीं जीना चाहिए जी। और जो शिष्यों की जो कहानी है उसमें जो आप में लोभ है, क्रोध है जी, मोह माया है, उससे हम लोग जितना दूर रहेंगे उतना हम लोग निश्चल तरीके से जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकेंगे। जी जी। आपने 5 मूल सिद्धांतों की जिनमें बात की, उसमें एक
थोड़ा शब्द हल्का सा कठिन है, यदि आप उसका विस्तार पूर्वक बताएं। अपरिग्रह, क्या इसका संदेश है, क्या इसका महत्व है और क्या तात्पर्य है? अभी आपने कोविड में देखा कि किस तरह से न्यूनतम संसाधनों से जीने का हमें एक कौशलता हासिल करने के लिए हमें प्रयास करने पड़े जी। कि हम लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के जरिए जीवन को चला सकते हैं। और हम लोग जीवन में देखते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है उसी प्रकार की हम लोग इकट्ठी करना चाहेंगे कि 2, 3, 4, 5। हम ये नहीं देखते कि इस दूसरे व्यक्ति की भी इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो ऐसे में हम ज़रूरत के मुताबिक हम अपने को अपने पास में यदि चीज़ों का रखेंगे जी, तो मुझे लगता है कि हमें लगता है कि ये अपरिग्रह का जो सिद्धांत है वो समाज में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा, एक समानता लाने का काम करेगा। और फिर जो इंक्रोचमेंट करने का है या जिसका अपना हक नहीं है उसको लेने का है जी, या अपने पास एक्स्ट्रा है उसको बांटने का है, तो ये जो भाव है वो एक समाज को बहुत सभ्य और बहुत मैत्रीपूर्ण और प्रेमपूर्ण बनाने में मदद करता है। और इनसे हमारा डिटैचमेंट यदि होता है अपरिग्रह से, जी, मतलब चीज़ों को रखने से हमारा डिटैचमेंट रहता है, बिल्कुल इन चीज़ों से हम लोग ऊपर उठते हैं, तो लगता है कि हम लोग एक बेहतर जीवन जीने की ओर तरफ बढ़ रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने का हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बहुत खूब, जो क्योंकि- सह-अस्तित्व की जो बात है वो इससे बहुत परिलक्षित होती है इन सारी चीज़ों से। बिल्कुल, क्योंकि महावीर जो स्वामी हैं उन्होंने ये भी कहा था कि आपके बाहर के शत्रुओं से पहले आपको मन के शत्रुओं से निपटना जी, बहुत जी, जरूरी जी, है। जी, बिल्कुल। आपके कार्य क्षेत्र की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब। नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ आप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वहाँ पर आपका क्या कार्य क्षेत्र है और क्या जिम्मेदारियाँ आपकी रहती है? मैं इस समय नेहरू युवा केंद्र तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है और देश के प्रत्येक जिले में इसका जिला केंद्र स्थापित किया हुआ है जी, और एक सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी जिन्हें जिला युवा अधिकारी कहते हैं हाँ, वो पोस्टेड रहते हैं इसमें। और इन सारे नेहरू जिला केंद्रों को जो है मॉनिटर करने के लिए हमारे पास में स्टेट ऑफिसेज हैं और स्टेट ऑफिसेज के ऊपर जो है एक स्टेट डायरेक्टर बैठते हैं और 5 हमारे जो राज्य हैं तो उन पर एक पीओ जोन रहता है हम लोगों का, जिसमें रीजनल डायरेक्टर की पोस्टिंग रहती है करके। तो नेहरू युवा केंद्र जो मूल रूप से बना है वो रूरल जो स्टूडेंट्स हैं और रूरल यूथ हैं उन लोगों के लिए खासतौर से ये बना हुआ है कि किस तरह से हम ग्रामीण युवाओं को जोड़कर उनको सामाजिक गतिविधियों के अंदर संलग्न करें, उन लोगों को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में संलग्न करें, उनका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करें, उनमें वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट को पैदा करें जी, ताकि वो समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक का रोल अपना सकें और उनके व्यक्तित्व विकास करने से वो लोग ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है वो प्रोडक्टिव साबित होंगे देश के लिए जी, और उन वैल्यूज के साथ उन लोगों को तैयार करना है। तो वैल्यूज हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं उससे हम युवाओं को जोड़ें, किस तरह से उनमें वॉलंटियरिज्म की भावना पैदा करके हम लोग कम्युनिटी सर्विस के साथ जोड़ें जी, और यूथ डेवलपमेंट करके हम एक देश के लिए बेहतर नौजवान कैसे तैयार कर सकें। बिल्कुल, मतलब नेहरू युवा केंद्र जो है वो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शैक्षणिक रूप से भी युवाओं को पूरी तरह से तैयार कर रहा है, ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन जैन साहब ये जानना चाहेंगे, जितना भी आपने कार्य के बारे में बताया कि ये केंद्र किस तरह से कार्य कर रहा है, किस तरह की गतिविधियां हैं युवाओं के लिए, ये बताइए। उसके लिए हम देखें कि यूथ डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज हम लोगों की खासतौर से है तो यूथ डेवलपमेंट के लिए हम लोगों के पास स्पोर्ट्स हैं, कल्चर हैं, योगा है, इस प्रकार के वो सारे कार्यक्रम हैं जिससे कि यूथ का डेवलपमेंट हो सके और वो लोग एक समूह के अंदर अपने अपने आप को सामूहिकता के साथ जीने का, आनंद करने का, खेलने का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ने का उन्हें पूरा मौका मिले। अच्छा। और इसके अलावा अभी आप देखिएगा कि यूथ पार्लियामेंट हुई है और ये लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रम है तो उसमें राष्ट्र के चिंतन के साथ में नौजवानों को जोड़ने का और एक विकसित भारत बनाने के लिए जो एक अवसर उनको मिला उसके अंदर जी, तो ये बहुत ये कि वो देश के और दुनिया के तमाम उन इश्यूज के साथ में, उन चैलेंजेस के साथ में न केवल जुड़े पर अपनी बात को भी नीचे से लेकर आगे तक ले जाने का जो है उनको एक अवसर दिया गया था। तो ऐसे में एक अच्छे ओरेटर्स जो को निकालना, बाहर गांव से निकलकर आगे तक लेके जाना, पार्लियामेंट तक लेके जाना, जी जी जी,
तो ये सारी की सारी यूथ डेवलपमेंट का वो हिस्सा है जिसके अंदर नौजवानों को एक अवसर मिल रहे हैं। जैसे आज का जो यूथ है वो आज के आधुनिक जीवन में बहुत तेज गति से भाग रहा है। अब ऐसे में भागते दौड़ते युवा में कुछ तो अपने रोजगार से जुड़े हैं, कुछ अपने स्वरोजगार से जुड़े हैं, कुछ बेरोजगार भी हैं। तो जो बेरोजगार हैं या जिनके पास अभी काम नहीं, जो एक दिशा में जाना चाहते हैं, उनके मन में एक उद्वेलन है। आप कैसे उनके उद्वेलन को शांत करते हैं? और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में क्या कर पाएंगे युवाओं के लिए जो बहुत उद्वेलित हैं कुछ कर गुजरने के लिए? ऐसा है कि सर, सरकार की खूब सारी स्कीम्स हैं और उसमें खासतौर से स्वरोजगार को लेकर है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर है, अपना स्टार्टअप शुरू करने को है। तो नेहरू युवा केंद्र खासतौर से उन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करता है कि जिससे कि सरकार की स्कीम्स और यूथ कम्युनिटी के बीच में एक जुड़ाव करने का काम करे। चाहे वो अभी इस समय माय युवा भारत पोर्टल की एक शुरुआत की गई है। जी। तो माय युवा भारत पोर्टल के अंदर देश का कोई भी नौजवान उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है और उसको एक्सपीरियंस लेने का एक मौका मिल रहा है वहाँ, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो। तो वो जो उनको एक्सपोजर मिल रहा है तो उसके लिए एवेन्यूज खुलते हैं कि वो किस रास्ते में आगे जा सकता है। जी। तो ये एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो है भारत सरकार ने अभी शुरू किया है। तो नेहरू युवा केंद्र इन्हीं सारी चीज़ों से कि जागरूकता लाकर यूथ को जोड़ने का काम कर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर भुवनेश जी, क्योंकि अगर किसी भी कार्य क्षेत्र में हम जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले चुनौतियां सामने आती है, समस्याएं सामने आती है। आपने राजस्थान के अलावा कई राज्यों में भी काम किया है, तो क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने आई है? चुनौतियां तो हमारे फील्ड ऑफिसर्स जो लगे हुए हैं वो सीधा डील कर रहे होते हैं जी। लेकिन हम देखते हैं कि मेरे पास में जो रीजन हम लोगों के पास में इस समय जो वेस्टर्न रीजन है हिंदुस्तान का, तो उसमें कोस्टल एरिया भी है, एरिड जोन भी है, बॉर्डर एरिया भी है, ट्राइबल्स एरिया भी है, नक्सल इलाका भी है। तो सारे इलाकों की अपनी अपनी एक चुनौतियां हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं जी। लेकिन उन सबके बीच के अंदर जो समस्या है वो जातिवाद को लेकर है, लिंग भेद को है, सामाजिक असमानता को लेकर है, जो वक्त लगेगा किसी चीज को दूर होने में, क्योंकि इस प्रकार का जो मानसिक परिवर्तन जो होना है वो एक टाइम लगता है। तो जब मानसिक परिवर्तन होगा तब समाज पे उसका असर दिखना शुरू होगा। तो नेहरू युवा केंद्र इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर लगातार यूथ के साथ संवाद करता है ताकि वो बेहतर समाज के का काम कर सके और जिन चैलेंजेस को यूथ जो सामना कर रहा है उससे उसको मुक्ति मिल सके। जी। तो ये जो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं इस तरह का, कौन कौन से क्षेत्र हैं राजस्थान के अलावा? राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गोवा है। तो यहाँ के आपने अभी ट्राइबल का जिक्र किया, जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और उनका काफ़ी अध्ययन भी किया है, उनकी दिनचर्या, उनकी जीवन शैली का अध्ययन किया है और उस पर भी आपका शोध रहा है, वहाँ पर कई तरह का मार्गदर्शन रहा है। कैसा अनुभव रहा आदिवासी क्षेत्र में कार्य करने का? देखिए, मेरा जो शोध का विषय रेगिस्तानी आदिवासियों को लेकर रहा है और चूंकि रेगिस्तान के इलाके के जो आदिवासी हैं तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की ओर से थोड़ी उपेक्षा होगी, तो उनके ऊपर जो उनके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होना चाहिए या उनका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया। अच्छा। तो हमने कोशिश की कि मैं उनके इतिहास का जो है वो योगदान उनका जो है उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। इतिहास में उनका जो योगदान है, चाहे वो पॉलिटिकली है या सामाजिक है या आर्थिक है, वो सांस्कृतिक है, तो रेगिस्तानी भीलों का जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया है तो मुझे लगता है कि वो उनको एक ताकत देने वाला है। जी। क्योंकि ऐसी ओरल ट्रेडिशन में सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसको अब तक लिखा नहीं गया है। तो ऐसी हिस्ट्री के अंदर, जो ओरल हिस्ट्री के अंदर उनकी स्टोरीज आती है जो बताती है कि कितने तो वो न्यायप्रिय रहे हैं, कितने सहिष्णु रहे हैं, कितने न्यायप्रिय रहे हैं, कितने सहिष्णु, और उसके साथ साथ उनमें मानवता का जो मामला है, जी। अपने इलाके के प्रति जो महिलाओं के प्रति जो उनकी सम्मान है, अपने इलाके के प्रति जो उनका जो एक देश प्रेम है, तो वो सामने आया है। अंग्रेजों के टाइम के अंदर भी टीला भील ने जो है अंग्रेज उसको ढूंढ रहे थे सिंध के अंदर, जो उस रेगिस्तान के इलाके का था, लेकिन उसने अपने उस राजा का जो जागीरदार थे तो जागीरदार का नाम नहीं बताया जो एक मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। तो उसके सामने ही उसकी बेटों की हत्या कर दी, पत्नी की हत्या कर दी, टीला भील की हत्या कर दी, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोला। जी जी। तो ऐसे में वचनबद्धता का जो मामला है,
तो ऐसे में ऐसे वैल्यूज जिसकी समाज को जरूरत है, बहुत खूब। ईमानदारी की जरूरत है, वचनबद्धता की जरूरत है, आपकी निष्ठा की जरूरत है, देश के प्रति आपका सेक्रीफाइस करने की जरूरत है जी। तो सारे वैल्यूज जो है, तो लगता है कहने को तो अरे साहब वो क्या है, लेकिन जब आप उनके ओरल ट्रेडिशन में के उसमें जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारा जो सिर जो है झुक जाता है उनके उन सारे महान कार्यों के लिए, उनकी महान घटना और कहानियों के लिए। जी जी, जी। और तो ऐसे में एक ज़रूरत है कि हम इतिहास में उन सारी चीज़ों को लेके आएँ जिससे कि वो समाज गौरवान्वित हो। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। और रेगिस्तानी भीलों की, आदिवासी भीलों की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपने शोध किया है उसके बारे में, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रेगिस्तानी जो भील हैं उनके गीतों को संरक्षित करने के आपके मन में विचार कहाँ से आया, और कोई एक ऐसा गीत जो आपको प्रेरणा देता है या फिर आप अभी गुनगुनाना चाहते हैं? अर्पिता जी, काम हम लोग कर रहे थे रेगिस्तानी भीलों के ऐतिहासिक अध्ययन को लेकर, और हमारा ये मानना है कि चूंकि जब ओरल ट्रेडिशन में आप जब काम करते हैं तो वहाँ की संस्कृति को, गीतों को, इनको समझे बिना अधूरा है सारा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो गीतों का संकलन करना आधार नहीं था, लेकिन चूंकि वो हिस्सा बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी था, इस बहाने वो संग्रहित भी होंगे उनके गीत, और उसके बहाने अगली पीढ़ी तक वो चीज भी जाएगी जो पीढ़ियों से वो लोग संजोए हुए थे ओरल ट्रेडिशन के अंदर। और आप देखिएगा कि यूँ तो भीलों में पाबूजी जो एक लोक देवता राठौर उसमें हुए हैं, तो उनके वो परवाड़े उनको जो है वो गाते हैं, फड़ गाते हैं पाबूजी फड़ के अंदर वो परवाड़े जो है वो गाते हैं वो, और सायल भी होती है। तो ऐसे में वो उनकी जो ये शौर्य गाथाएं हैं, हाँ, उन शौर्य गाथाओं को, उनके मनुष्यता से रिलेटेड जो पाबूजी की जो बातें हैं, जी जी जी, जो नारी सम्मान की जो बातें हैं, जो अपने इलाके के धन को जो है यानी ऊँटों को और गायों को बचाने का जो मामला है, हाँ जी, तो उनको जिस तरह से वो गीतों में पिरोते हैं, तो हर आगे की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी है कि हमें अपनी प्रकृति, अपने अपने मनुष्यता को बचाना कैसे है, प्रकृति को कैसे बचाना है, लोगों को कैसे बचाना है। और उसके साथ साथ हम लोग शुरुआत में देखते हैं कि वो प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं जी। तो उनकी जो एक आरती है, हाँ जी, तो उस आरती में आप देखिएगा कि कैसे वो धरती माता को वंदन करते हैं। अच्छा, कि जूना पत्रासर से ये आरती हमको मिली है। अच्छा, पहली पहली आरतियां कंडरी उतारी जे, कि पहली पहली आरती उतारू मारे कुल देवरी। हाँ, क्या बात है। दूजी आरती कंडरी उतारी जे रे, दूजी आरती उतारू मारे उगता भांडरी, यानी सूरज की। तीजी आरती कंडरी उतारी रे, तीजी आरती उतारू मारे धरती मातारी। तो ऐसे में जो समुदाय प्रकृति के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से वो अपने प्रकृति का सम्मान करता है जी, और प्रकृति फिर पूरी धरती से जुड़े लोगों का पूरा सम्मान करती है। हाँ, तो ये जो अंतरंग रिश्ता है जी, वो उनकी आरतियों में, कविताओं में, गीतों में आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे में ऐसे ही वहाँ के इलाके के अंदर वैसे तो भीलों के साथ साथ दूसरे लोग भी जो है खेतों का जो काम है, क्योंकि खेत बड़े बड़े होते हैं तो एक व्यक्ति तो फसल काट नहीं सकता जी। तो ऐसे में गांव में सामूहिकता से लाह और भड़त करके जो है वो फसल को काटते हैं। बिल्कुल। तो वो 10 दिन का काम एक दिन में कर लेते हैं करके। बिल्कुल। उसका पूरा एक तरीका है कि किस प्रकार की लाह होती है, ये सगों की लाह होती है, पड़ोसियों की होती है, या पूरे गांव की होती है, आसपास के सारे गांवों की होती है। तो ऐसे में वो एक भणत है, रामैयो भण बोले ए भैयो, भीरुड़े रे भेला बोले ए भैयो, मोला मत बोलो भाई ए भैयो, भेला भेला बोलो ए भैयो। तो ऐसे में वो किस तरह से ताकत का संचार करते हैं, मिलके काम करते हैं, और एक नाद पर उसका जो प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे सारे गीत हैं जो एक लोगों को जोड़ने का, सामूहिक ताकत को बढ़ाने का, प्रेम पूर्वक काम को करने का, मदद करने का काम
उनका होता है। जी जी जी, आपने बड़ी उत्तम जानकारी दी आदिवासियों के क्षेत्र के संबंध में। अर्पिता, आप कभी आदिवासियों से मिली हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरा मिलना हुआ आदिवासी जो उनके जो लोक गीत होते हैं, जहाँ जैसा आपने बताया पापू जी की फड़, इस तरह के जो लोक देवी देवताओं के गीत होते हैं, जब वो गाते हैं सम्मिलित रूप से, तो वो बड़ा कर्णप्रिय, बड़ा मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो जैन साहब, ये जो आदिवासी क्षेत्र में जो युवा हैं, क्या ये आपके नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़ पाए, ऐसा कुछ कार्य हो पाया? बिल्कुल। नेहरू युवा केंद्र मूल रूप से जब स्थापित किया गया था जी, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कि जो लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं और जिन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को जोड़ने का जो है काम किया गया है। और चूंकि आदिवासी इलाकों के अंदर भी, जिलों के अंदर भी नेहरू युवा केंद्र काम कर रहे हैं और उनके जो नौजवानों के संगठन खड़े करके उनको सरकार की स्कीम के साथ जोड़ना, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए स्पोर्ट्स, कल्चर, लीडरशिप ट्रेनिंग के प्रोग्राम से जोड़ना, उनको एक्सपोजर देने का काम करता रहा है। अभी जो खासतौर से गृह मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जी, आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, हाँ, तो उसमें संस्कृति और संस्कृति का आदान प्रदान, आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है खासतौर से। जी जी जी, तो वो गृह मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जिसमें नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदर उन लोगों को चूंकि विकास से महरूम रखने का जो काम किया जा रहा है नक्सलियों द्वारा, तो उससे उनमें एक ऐसा जागरूकता का कार्यक्रम बने और वो उस इलाके से बाहर निकलकर अपने इलाके के विकास के बारे में सोच सके, बात कर सके जी। तो उसके लिए पूरे देश के अंदर जो है सालाना आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम होता है और उस आदान प्रदान कार्यक्रम के अंदर वो लोग अपनी कल्चर को जो है यहाँ प्रस्तुत करते हैं, यहाँ की कल्चर से भी रूबरू होते हैं, यहाँ के विकास कार्यक्रमों को देखते हैं कि शांति वाले इलाके में कैसे काम किया जा रहा है, ताकि उनके मन में भी एक भावना है कि हम नक्सलियों से पूरी अच्छे से उसका मुकाबला करें और हम अपने फ्यूचर का निर्माण करें, शांति विकास की जो सरकार की योजना है उसके हम लोग भागीदार बने। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम सालाना गृह मंत्रालय के सौजन्य से नेहरू युवा केंद्र पूरे देश भर में करता है। बिल्कुल डॉक्टर भुवनेश जी, क्योंकि सिर्फ आदिवासी युवाओं की बात नहीं करके हम ओवरऑल जो युवा हैं, ग्रामीण युवा या शहरी युवा, जिनके साथ मिलकर नेहरू युवा केंद्र संगठन काम कर रहा है, उनके बारे में भी हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि भारत जो है एक युवा देश है। यहाँ का युवा अगर सशक्त होगा तो भारत सशक्त होगा। तो अगर हम युवाओं को सशक्त करने की अगर बात करते हैं तो नेहरू युवा केंद्र के किस तरह से कार्यक्रम चलाए जाते हैं भारत सरकार के साथ मिलकर? मैंने अभी आपसे कहा कि एक तो यूथ डेवलपमेंट के कार्यक्रमों की मैंने आपसे चर्चा की और मैंने ये भी चर्चा की कि कैसे माय युवा भारत का जो पोर्टल है वो एक संगठन के रूप में भी सरकार उसको शुरू किया है और उस पोर्टल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया सरकार ने, ताकि देश के तमाम नौजवानों को उसके अंदर ये बिना किसी इसके कि वो गांव का है कि शहर का है, वो स्कूल कॉलेज का है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सभी के लिए समान रूप से वो प्लेटफॉर्म है जिसका वो लोग उपयोग कर सकते हैं। और वहाँ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्हें अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए पूरा जो है ELP वहाँ क्रिएट की जाती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है कि कौन कितने नौजवान महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए वो अपना उस संस्थाओं से जुड़ सकते हैं। तो वो जो उनमें एक जागरूकता आती है, एक अनुभव लेते हैं, तो वो अपना रास्ता ढूंढते हैं कि क्या इस रास्ते पे चलकर वो अपना करियर बना सकते हैं या उस रास्ते पे चल के वो अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो एक शुरुआत है और लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम सरकार करने जा रही है। और इसके अलावा जो खासतौर से बात है कि किस तरह से यूथ एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अब आप देखिएगा कि कल ही एक बंदे से हमारी बात हो रही थी कि राज्य के एक जेल के अंदर 250 लोग उसमें हैं और उसमें 70% यूथ थे और वो भी अंडर 30। तो मैंने पूछा कि भाई आपने क्या पूछा उनसे कि जिसकी वजह से ये जेल के अंदर है? कि साहब बाजार ने हमको बर्बाद कर दिया, उन बच्चों को आवश्यकताएं नहीं है फिर भी उसकी पीछे की दौड़ ने उसको बर्बाद कर दिया, नशे ने उनको बर्बाद कर दिया जी। और जो जिस चीज को जो है वो ये इनके प्रकरण लेना चाहते हैं उसके लिए अपराध की दुनिया में वो लोग चले गए। जी जी जी। तो ऐसे में यूथ एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। कि परिवार के लोगों को भी ध्यान देना जरूरी है कि बच्चों के अंदर वो रचनात्मक और सृजनात्मक हॉबीज को डेवलप करें। वो स्पोर्ट्स और कल्चर से साथ बच्चों को जोड़ें ताकि वो नशे की प्रवृत्ति से भी दूर रहें और एक स्ट्रांग माइंड के साथ में, एक स्ट्रांग विल के साथ में, एक स्ट्रांग
फिजिक के साथ में वो अपने कैरियर को और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का काम कर सके। आपने बहुत सही बात की जैन साहब, जिस तरह से आपने कहा कि परिवार का जो मुखिया है वो उस तरह से अपने घर के युवा को एक सही मार्गदर्शन दे सकता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने भी युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आरंभ की हैं और युवाओं को जोड़ने के लिए उनका संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और उनका विजन 2047 भी अभी यही दर्शाता है कि युवाओं की किस तरीके से भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री महोदय की ओर से जिस तरह की योजनाएं दी गई हैं, क्या वो आपका केंद्र उन योजनाओं को युवाओं को दे पा रहा है? किस तरह से भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जी, जी। उसी को क्रियान्वित करने का ही नेहरू युवा केंद्र संगठन काम कर रहा है। जी जी जी। चाहे वो माया युवा भारत के माध्यम से हो, चाहे वो नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से हो, तो सरकार की जो भी स्कीम्स हैं जो युवाओं तक लेके जाना है और युवाओं को उससे जोड़ना है, उसमें नेहरू युवा केंद्र अपनी भूमिका को बड़े प्रभावी तरीके से जो है निभा रहा है। बहुत अच्छे। जी 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 जी। जैसे हाँ, अभी हमने बात की थी आदिवासी क्षेत्र की और साथ में नेहरू युवा केंद्र संगठन की भी बात चल रही है। हम जिस आधुनिक समाज में जी रहे हैं, जैसा शहर का वातावरण है, उसमें हम देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्र के युवा बहुत कम सम्मिलित हो पाते हैं, उनका रहन सहन, उनकी दिनचर्या अलग रहता है। क्या कारण है कि वो शहर में सम्मिलित नहीं हो पाते और क्या आपकी कोई योजना चल रही है कि उनको साथ में सम्मिलित किया जाए? मैंने आपसे बताया कि एक तो आदिवासी युवा आदान प्रदान जो कार्यक्रम है, तो उसमें हम लोग लोकल कम्युनिटी के साथ में जोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं उसके अंदर, और दूसरे प्रकार के कार्यक्रम हैं जिसके अंदर यूथ को एक्सपोजर मिलता है, तो वो वहाँ की यूथ भी दूसरे यूथ के साथ जुड़ने का काम करते हैं। अच्छा। ताकि आपस में एक विचार विमर्श होने से और आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान जो विचारों का है, बातचीत का है, तौर तरीकों का है, जो बेहतरीन की तरफ लेके जाते हैं जी, तो वो उनको एक प्लेटफॉर्म नेहरू युवा केंद्र उपलब्ध कराता रहा है जी, और कराता है वो। जी जी बिल्कुल डॉक्टर भुवनेश जी, क्योंकि युवावस्था तक पहुंचने से पहले बाल्यावस्था से गुजरना पड़ता है। अगर हम बाल्यावस्था की तरफ चलें आपकी, तो बचपन की जुड़ी कुछ ऐसी यादें या आपका बचपन किस तरह से बीता है और महावीर जयंती उसका आपके बचपन पर किस तरह से प्रभाव रहा है, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। मैं जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्काउट्स और कब से जुड़ा रहा, और उसके माध्यम से गांव में जाने का और प्रकृति से और समुदाय से जुड़ने का जो मौका मिला है, तो वो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस दिमाग में वो सारी चीज़ें वो घूमती रही है जी। और फिर उसके बाद एनएसएस से भी हम लोग जुड़े। अच्छा। और फिर एक वक्त पूरा था कि जब आप गांव से जुड़ते हैं तो असलियत का मालूम तब पड़ा कि जब अकाल और सूखे भयंकर उस इलाके के अंदर पड़े। अच्छा। और हमारे पिताजी जो पद्मश्री हैं जी, तो उनको मैं जीवन भर देखता रहा कि वो किस तरह से लोगों के रोजगार के लिए, उनके पीने के पानी के लिए, उनकी गायों के बचाने के लिए जी, उनके चिकित्सा के लिए वो अपनी ज़िंदगी को पूरा उसी तरह से गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त करने में लगे रहे जी। तो हमें भी लगा कि इस प्रकार का जब इलाका है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम मनुष्यता के लिए काम करें और विकास के लिए काम करें उस इलाके के लिए। तो ये भाव कहीं न कहीं वो रहा है कि जिससे कि मुझे इन सारी चीज़ों से जुड़ने का एक मौका मिला। बिल्कुल, एक सवाल मेरा उसमें और था कि महावीर जयंती आपके बचपन में अगर कुछ याद है महावीर जयंती से जुड़ी, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ। जिस मोहल्ले में हम रहते थे तो वहाँ उन सारी तमाम प्रकार की गतिविधियाँ जो मंदिर में हुआ करती थी, तो वो जाने का मौका मिलता रहा है। लेकिन उसके बाद तखतगढ़ के अंदर एक मेटाफिजिकल कैंप आयोजित हुआ जी, तो उसमें जो बचपन के अंदर ही जाने का अवसर मिला। गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी और कोई जाने का होता नहीं था, तो नौजवान लोग जाते थे, तो हम भी उसमें चले गए। तो वहाँ हमें लगा कि जो महावीर जी का जो सिद्धांत है, और वो सिद्धांत यही है कि हम जो 5 महाव्रत है, तो उन चीज़ों को तो जीवन में अपनाने का तो है ही, लेकिन हम हर समय किसी के लिए सहयोगी बन सकें, किसी की पीड़ा को हरने के लिए मदद कर सकें जी, और किसी के लिए वॉलंटियर बन सके, तो हमें लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। वो कहीं न कहीं हमारे दिल दिमाग के अंदर वो था कि जिससे कि इन सारी चीज़ों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते गए हम लोग। तो विद्यार्थी जीवन में या हम कॉलेज की बात करें, उस समय ऐसा क्या रहा कि आप इतने क्रियान्वित हो सके, युवाओं के लिए आगे बढ़कर कार्य करने का कुछ विचार आपके मन में रहा?
मैंने आपसे बताया कि स्काउट कप्स और एनएसएस के बाद में हम लोगों ने कॉलेज की लाइफ के अंदर हमने एक विद्यार्थी प्रगतिशील संघ की स्थापना की, ताकि रचनात्मक और सृजनात्मक कामों को हम लोग नौजवान मिलकर कर सकें। तो उस समय ही कॉलेज में गांव के जो नौजवान जो पढ़ने के लिए आते थे, तो हमें लगा कि किसी के पास में पूरी तरह से किताबें भी नहीं है, कपड़े भी वो ढंग से नहीं है, तो उनके संघर्ष को देख के भी एक ताकत मिलती थी जी कि हाँ, कि व्यक्ति को जो है अभावों के अंदर भी कैसे काम करता है और हम लोग मिलकर कैसे अपने कॉलेज के अंदर लोगों को आगे लेके जाते हैं करके। जी जी जी। तो उस विद्यार्थी प्रगतिशील संघ इन सारी चीज़ों को जोड़ने का और काम करता रहा। तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ रही और जिस प्रकार का वातावरण मिला, तो उससे हम लोग इस तरफ बढ़ते गए काम के लिए। जी जी। आपने अभी अभी अपने पिताश्री का जिक्र किया था, जिन्हें भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री मिला है, और इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार जब उन्हें मिला है तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि उनका कार्य बहुत उत्तम रहा होगा। उनके जीवन से और उनके कार्य से क्या आप सीख पाए हैं? मेरे पिताजी मगराजी साहब, जो मुझे लगता है कि मैंने महापुरुषों को तो नहीं देखा जी, हाँ, लेकिन उनमें मैंने गांधी को देखा है। हाँ। मैंने उनमें वो सारे सिद्धांत महावीर के देखे जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की नीति पर वो चलते रहे जी। वो कोई मंदिर जाने वालों में भी नहीं थे कि भाई मंदिर और पूजा पाठ उस तरह की सारी चीज़ों में बाहर अपना समय दें, लेकिन वो घर में ही अपने ध्यानस्थ तरीके से जो रहते और इन सारे महाव्रत, जो 5 महाव्रत है, उस पर चलने की कोशिश करते। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वहाँ के अकाल और सूखा पीड़ित लोगों के लिए लगा दिया। और उन्हें उनके सामने ही उनका जो गायें थी उनकी वो ख़त्म हो गई अकाल के अंदर, और उनकी मतलब मेरी दादी की जो डेथ है वो डिलीवरी के बाद हो गई। जी। ऐसे ही उनको पढ़ाई के लिए भी बहुत चैलेंज फिर स्वीकार करना पड़ा। हाँ हाँ। तो और फिर उन्होंने जब खुद ने चैलेंजेस उस सारी चीज़ों को देखा जी, तो उसके बाद उनका खुद पूरा का पूरा जीवन जो है इसी काम में लग गया कि किसी बच्चा जो है वो एजुकेशन से वंचित नहीं हो, चिकित्सा से वंचित नहीं हो। ये काफ़ी अच्छी प्रेरणा आपके पिताश्री से आपको अवसरों से वंचित नहीं हो, जिसे एक आम व्यक्ति को जो है वो अवसर मिलते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि दिन रात उनका जीवन जो है उसी में लग गया। बहुत खूब, क्योंकि डॉक्टर भुवनेश जी, राजस्थान की संस्कृति अगर हम बात करते हैं, अलबेलो राजस्थान हम कार्यक्रम चला रहे हैं, और राजस्थान की संस्कृति का जो आपके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ा है वो हमें आपकी किताबों के माध्यम से भी दिखता है। खास करके ओरण जो किताब आपने लिखी है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए अर्पिता जी, मेरे मन में हर समय एक कौतूहल रहता रहा है कि गाँव जो है इस रेगिस्तान के अंदर जहाँ पानी नहीं है, रेत ही रेत है, उसके बाद भी वो अलबेला कैसे रहा। जी। वो पानी की समस्या से वो कैसे निजात पाता रहा जी। वहाँ कैसे हरे पेड़ रहे। तो ये हर व्यक्ति के लिए कौतूहल का विषय रहता है करके, और उसी संदर्भ में हम जो है जब अनुपम मिश्र जी की किताब हमारा पर्यावरण, देश का पर्यावरण पढ़ा, तो हमें भी लगा कि हम प्लांटेशन का काम इस डेजर्ट के गाँव के अंदर हम करेंगे जब हम नेहरूआ केंद्र में आए। जी। तो लेकिन हमें जब मालूम पड़ा कि कहीं गोचर नहीं है तो कहीं ओरण नहीं है, कहीं ओरण है तो गोचर नहीं है जी। और उनकी स्थितियाँ भी ठीक नहीं थी। फिर हमें मूल जो मंत्र मिला कि ओरण और गोचर है, उसने रेगिस्तान की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा है। जी। उसने रेगिस्तान के जो है वो वाइल्ड लाइफ को जिंदा रखा है। उसने रेगिस्तान के जो है धन को, गायों को, ऊँटों को जिंदा रखा है। जी जी जी। तो और वहाँ की संस्कृति को जिंदा रखा है, क्योंकि कोई न कोई ओरण किसी न किसी देवी देवता के साथ जुड़ा हुआ था। और वहाँ जो रिचुअल्स होते थे, जो मेले लगते थे, तो वो अलबेला बनाते थे, लोगों को एक उदासी से मुक्ति दिलाने का काम करते थे। तो ऐसे में हमें लगा कि ओरण को लेके जब हम बातचीत की लोगों के साथ में, क्योंकि पहले ओरण गोचर एक ही करते थे। जी जी जी। तो फिर हमें लगा कि नहीं, ओरण अलग है, गोचर अलग है, इसका कोई डाटा भी उपलब्ध नहीं था प्रशासन के पास में कहीं भी।
तो हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर सर्वे करवाया पूरा का पूरा। अच्छा। और केवल बाड़मेर जिले का ही नहीं, क्योंकि मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ और वहीं मेरी पोस्टिंग भी थी, मैंने पूरे मारवाड़ के एक गांव का सर्वेक्षण करवाया जी। वो जमाने में 89-90 की बातें हैं सब। तो लेखन कला की जो रुचि है आपकी किताबों में साफ झलकती है। और किन किताबों पर आप काम अभी कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं या आने वाले समय में आप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं वो? तो ओरन का तो एक वो है ही हिस्सा कि किस तरह से हम वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा एनवायरनमेंट सारा उससे जुड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई है। देन उसी के साथ रेगिस्तान का लोक विज्ञान जो था वो भी उन्हीं चीज़ों में था कि किस प्रकार रेगिस्तान के अंदर लोगों ने अपने आप को बहुत बेहतर तरह से खुशहाल तरीके से रखने की कोशिश की है। और इसके साथ में अभी जो काम है, एक तो ढाडियों का समुदाय जो है वो भी ओरल ट्रेडिशन के अंदर अपनी सारी बातें उनके पास में है। जी, जी। इतिहास, संस्कृति, गीत, सब कुछ ओरल ट्रेडिशन उनके पास में है जिसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया है। तो उसको हम लोग एक तो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और ढाडी समुदाय का जो योगदान है जी, तो उस पे भी एक काम चल रहा है जी। और दूसरा सिंधी मुसलमान जो है, क्योंकि सिंध हिंदुस्तान का एक हिस्सा रहा है करके, और हमारे यहाँ भी वो सिंधी मुसलमान में उधर भी पाकिस्तान की तरफ भी है, तो उनकी कल्चर का भी जो असर मारवाड़ में रहा है, मारवाड़ का असर वहाँ की कल्चर पे रहा है। तो ऐसे में सिंधी मुसलमान जो है वो उनकी कल्चर को लेके, उनके ऐतिहासिक योगदान को लेकर उस पर भी एक काम जो है वो प्रक्रिया के अंदर है। और फिर रेगिस्तानी भीलों पर जिस पे हमने काम किया है, तो पुस्तक प्रकाशन भी जो है वो पाइपलाइन के अंदर है। जी जी जी। तो आपके हिस्से में, आपकी झोली में कुछ पुरस्कार भी मुस्कुराते हैं, मेरे ख्याल से वो आपका उत्साह बढ़ाते हैं, जरा उनके बारे में बताइए। वो तो काम का एक हिस्सा था। 91-92 में अवार्ड मिला, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, पूरी टीम काम करती है, उसमें स्टाफ भी सम्मिलित है, फील्ड के लोग भी सम्मिलित हैं जी। सबको सबका मिला जुला वो काम है। अब चूंकि लीड हम कर रहे हैं तो हमारे नाम वो अवार्ड है, लेकिन हमारा मानना है कि वो सबका मिला जुला एक काम है और बेस्ट कोऑर्डिनेटर इन दी कंट्री का जो अवार्ड मिला है जी, तो सुकून देता है कि हाँ ठीक है, हमें वो काम करते रहना चाहिए। लेकिन हमने जब काम किया था तो अवार्ड कंस्टिट्यूट नहीं हुआ था तो बाद में उन्होंने जो है इसको घोषित किया, मतलब कंस्टिट्यूट किया, फिर घोषित किया कि आपको दिया जाता है करके। बिल्कुल। इसलिए अवार्ड के लिए कोई काम हमने और हमारी टीम ने नहीं किया जी। अच्छे पर्पज के साथ काम करना था, वो करते रहे और करते हम लोग। लेकिन शुभकामनाएं आपको जो पुरस्कार मिला। आप रेगिस्तान के क्षेत्र में बहुत गहरी पैठ रखते हैं, ऐसे में हमारे राजस्थान जो है, जो रेगिस्तानी प्रदेश भी कहा जाता है, तो राजस्थान में जो जितने तीज त्योहार हैं, मेले हैं, जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, लोक देवी देवता हैं, उनकी आराधना है, पद यात्राएं हैं, ये कितना प्रभावित करती हैं आपको? ऐसा है कि जो राजस्थान के बारे में आप बता रहे हैं, वाकई वो हमारे एक सामूहिकता को दर्शाती है, सामूहिक प्रेम को दर्शाती है, सामूहिक आनंद प्रमोद को दर्शाती है। चाहे आप यहाँ के गैर मेले देख लें या किसी प्रकार के नृत्य, चाहे वो मारवाड़ का देखें, चाहे मेवाड़ का देखें, शेखावटी का देखें या किसी भी हाड़ौती का देखें, ढूंढाड़ का देखें, तो सब जगह हमारी जो नृत्य की जो परंपराएं हैं, जो चाहे वो घूमर हो, तो ऐसे में ये एक आज के ज़माने के हिसाब से हम देखेंगे जिस तरह से इंडिविजुअल लाइफ बनती जा रही है, तो वो हमें एक सामूहिकता, मिलकर आनंद करने का, मिलकर जुड़ने का, भेदभाव खत्म करके एक में होने का, वो हमें एक संदेश देती है, सबक सिखाती है हम लोगों को। तो यदि इस प्रकार की चीज़ें कमज़ोर होती है तो समाज, हमारा ऐसा मानना है कि वो कमज़ोर होता है। जी, बिल्कुल। आज के दौर की आपने बात करी है डॉक्टर भुवनेश जी, तो आज के दौर में युवाओं में है बहुत ज़्यादा गुस्सा और क्रोध की भावना ज़्यादा जागृत हो रखी है। अहिंसा की हम बात करते हैं, महावीर स्वामी जी के जो सिद्धांतों में से एक है, उस पर हम जानना चाहेंगे युवाओं के लिए किस तरीके से वो प्रेरणादायक हो सकता है और युवाओं को ऐसा क्या है जो जानना चाहिए, जो भगवान महावीर जी का अहिंसा सिद्धांत था उसके बारे में। ये बात सही है कि जितने भी अपराध हो रहे हैं और लगातार हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, और उस अपराध के पीछे का कारण यही है कि हमारा ज़्यादा क्रोधित हो जाना, तनाव में आ जाना और उन अनवांटेड चीज़ों की तरफ दौड़ना जो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, और है भी यदि उसकी हैसियत नहीं है तो उसके अनुसार उसको संतुलन बनाने का काम करना चाहिए जी।
और हमें लगता है कि यदि 5 महाव्रत के बारे में ये केवल हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर नौजवान को यदि समझ में आ जाए और उसके लिए लगातार परिवार के अंदर बातचीत की जाए तो हमें लगता है कि इन चीज़ों से मुक्ति मिल सकती है। और व्यक्ति का जो सारा का सारा आज काउंसलिंग सेंटर्स बन रहे हैं कि कैसे उसके मनोरोग को जो है दूर किया जाए, उसके तनाव को कैसे दूर किया जाए। तो ऐसे में पहले इन सिद्धांतों के साथ यदि संबंध बना लेगा नौजवान तो लगता है कि उन्हें रास्ता मिल जाएगा कि वाकई उसका रास्ता क्या है, उसकी क्षमताओं के अनुसार उसको क्या तय करना चाहिए। जब क्षमताओं के अनुसार कोई चीज़ें तय नहीं होती तो वो इम्बैलेंस भी जो है उसको गलत रास्तों की तरफ लेके चला जाता है। जी बिल्कुल। अगर युवाओं की भी बात कर रहे हैं हम, तो युवाओं में किस तरह से आज के दौर की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ दिनचर्या युवाओं को अपनानी चाहिए, किस तरह का खान पान रहना चाहिए, क्या अभ्यास उन्हें करना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से जो उनके मन के शत्रु हैं उनसे दूर रह सके? जी बिल्कुल सही कहा। आज महावीर जयंती भी और खाना आपको मालूम ही है कि शाकाहार का जो भोजन है वो शरीर के लिए, मन के लिए, तन के लिए बहुत अच्छा माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। और ऐसे में जो जीवन शैली है पूरी की पूरी जैन धर्मावलंबियों की, वो मूलतः साइंटिफिक है पूरी की। बिल्कुल सही। और उसमें हम लोग यदि देखते हैं कि सूरज के अस्त होने से पहले जो भोजन करने की परंपरा रही है तो वो आपके शरीर को भोजन के पाचन को जो है वो समय मिल जाता है। जब आप सूरज से पहले यदि भोजन करते हैं तो आपके अधिकांश जो रोग हैं वो उससे मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार व्रत और उपवास की जो बात है तो वो भी यदि फॉलो करें तो ये आपके शरीर को उसके आराम देने के लिए और बेहतरीन के लिए, शरीर की बेहतरी के लिए उस व्रत और उपवास को भी बहुत अच्छा माना गया है। जी। तो ऐसे में खान पान को कंट्रोल करना और योगा और उससे रिलेटेड स्पोर्ट्स कल्चर को से प्रमोट करना तो वो जीवन शैली हम लोगों की बहुत जरूरी है और वो गायब हो रही है करके। इसी के तहत पोषण पखवाड़ा चल रहा है जिसमें आज का जो, क्योंकि आधुनिक ज़माना है, एक मुट्ठी में सब कुछ हमने कैद कर रखा है, तो उस मुट्ठी में जो मोबाइल है उसके लिए भी एक पोषण ट्रैकर ऐप चलाई गई है भारत सरकार की ओर से। और उस ऐप को डाउनलोड करके भी ये जाना जा सकता है कि हमारे शरीर के लिए क्या पोषक तत्व आवश्यक हैं और किस तरह से उन्हें ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज का जो जंक फूड है उसको त्याग दें और मोटा अनाज खाएं, जैसे कि कुछ समय पहले हमने मिलेट्स के बारे में भी सुना था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस पर हम सभी का ध्यान आकर्षित किया था कि मिलेट्स को अपनाएं, मोटा अनाज खाएं और पोषक तत्व उसी से आपको मिलेगा। तो ये पोषण जो पखवाड़ा चल रहा है इसका लाभ पूरा मिल सकता है। देखो, तिरंगा थाली की बात तो सब लोग करते ही हैं। जी। और राजस्थान इस बात में बहुत धनी है कि उसके पास मिलेट्स हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बाजरा यदि पैदा करने वालों में है तो राजस्थान उसमें सम्मिलित है। और ऐसे में यदि बाजरा जिसको हम लोग अपने जीवन का हिस्सा बना लें, खान पान का हिस्सा बना लें, तो उसके बारे में तो इतना कहा गया है कि दूसरे किसी सब्स्टिट्यूट की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपके क्षेत्र का ही है बाजरा। बाड़मेर। बिल्कुल, ये पूरा रेगिस्तान के इलाके का जो है, तो ऐसे में बाजरा को हमें और ज्वार को दोनों को यदि हम लोग अपने जीवन का खान पान का हिस्सा बना लेते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल सही। और इसके अलावा हमारी अपनी जो लोकल जो डेजर्ट के अंदर जो सब्जियां हैं तो उसको यदि हम लोग प्रमोट करते हैं, अब आप देखिएगा केर है, काचरी है, ये सारी ऐसी हैं जो आपके पेट को भी अच्छा बनाती हैं और आपके जो शरीर की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती हैं। तो ऐसे में हम लोग लोकल फूड की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और आप देखिएगा कि कोविड के दौरान मैं बांसवाड़ा की तरफ गया था, तो वहाँ एक भी व्यक्ति जो है उस गांव के अंदर कोविड से प्रभावित नहीं हुआ। अच्छा। और उसके पीछे जो प्रभावित न होने के कारण जो सबसे बड़ा वो था उनका अपना खान पान और उनकी जीवन शैली। बिल्कुल। जी। तो ऐसे में आप सोचिएगा कि वो कोई उस तरह का जो है रेस्टोरेंट वाला खाना नहीं खाते हैं। जी। वो इस तरह का बाहर का जो है खाना वो नहीं खाते हैं। बिल्कुल देसी खाना जो उपलब्ध रहता है वही उनके लिए जो है अमृत का काम करता है, उनके लिए ताकत का काम करता है, उनके लिए
शक्तिमान की तरह काम करता है। बिल्कुल, युवाओं की जो दिनचर्या है वो नियमित होनी चाहिए और साथ में खान पान और एक्सरसाइज पर भी खासकर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपसे बात करें, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजन 2047 की बात की है, उसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से किस तरह से योगदान दिया जा रहा है और आप युवाओं को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे कि जो विजन 2047 है उसमें किस तरह से वो अपनी भागीदारी निभा सके। मैंने आपसे पहले भी कहा कि युवा संसद का जो कार्यक्रम है, तो और इसी प्रकार सिमिलर जो दूसरे प्रकार के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके अंदर गांव के ठेठ अंतिम व्यक्ति से लेके आगे तक सबको एक तो अवसर दिया जा रहा है कि वो अपना जो है देश के लिए क्या सपना देखते हैं, और केवल सपना देखते नहीं है, उस सपना को पूरा करने के लिए उनके पास में क्या जो सोच है, क्या विचार है, तो ऐसे में उनको उस प्रक्रिया के अंदर लाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिससे के अंदर वो अपनी भागीदारी को निभा सके। और साथ साथ विकसित भारत के लिए हमें नौजवान लीडर्स भी चाहिए जो आने वाले टाइम के लिए जो है लीड कर सकें। तो ये युवा संसद के कार्यक्रम जो है उस लीडर्स को आइडेंटिफाई करने का, उनको अपॉर्चुनिटी देने का, उनमें उमंग और सपना जगाने का भी वो काम कर रहा है। डॉक्टर भुवनेश जैन साहब, समय थोड़ा कम रह गया लेकिन बातचीत में बड़ा आनंद आ रहा है। चलने से पहले एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, कौतूहल शब्द का आपने अभी अभी प्रयोग किया था, तो क्या आपके मन में ये कौतूहल है कि भगवान महावीर यदि उनसे मिलने का आपको सौभाग्य मिलता तो कैसा प्रतीत होता, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको भगवान महावीर का संक्षिप्त में क्या संदेश आप देना चाहें? भगवान महावीर जी से तो मिलने का हर समय सामने ही नजर आते हैं कि हमारे सामने ही है एक तरह से, और वो फीलिंग ही आपको एक ताकत देती है कि भाई हमें उस रास्ते पर पूरी कोशिश करें कि चलें जी। और समाज चूंकि अक्षुण्ण होता जा रहा है, और ऐसे में हमारी नौजवान पीढ़ी और बच्चों को सबको कैसे हम लोग समानुभूति का भाव रखें, और जिस समय हम समानुभूति का भाव रखेंगे तो हमारी सहिष्णुता बढ़ती जाएगी जी, हमारी सहनशीलता बढ़ती जाती है, हमारी क्षमाशीलता भी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ें हैं वो समाज को परिवार में अच्छा बनाए रखने के लिए, प्रसन्न बनाए रखने के लिए, आनंददायक बनाने के लिए, मैत्री और प्रेम पूर्वक बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है जी। तो मुझे लगता है कि आज के दिन यदि सभी सहिष्णु बनने का और अहिंसक बनने का जी, और समानुभूति रखने का यदि भाव रखते हैं जी, और उसके लिए प्रयास करते हैं, तो सोचते हैं कि वो जयंती को मनाना बहुत सार्थक होगा जी। आपने बहुत उत्तम जानकारी दी डॉक्टर भुवनेश जैन साहब। धन्यवाद सर। अलबेलो राजस्थान में आप पधारे आज के शुभ दिवस पर, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी 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 जी। चलने से पहले आपको इतना अवश्य कहेंगे कि पोषण पखवाड़ा चल रहा है, तो पोषक तत्वों का भोजन कीजिए, बाहर के खाने को छोड़ दीजिए, और बहुत ही प्यारा संगीत एक आपके लिए आने वाला है। चलने से पहले आप सभी को भगवान महावीर जयंती की अनेक शुभकामनाएं। आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को और अर्पिता माथुर को। हम फिर मिलेंगे।